हेलो फ्रेंड्स, एसएसटी रीड मेंस के हिस्ट्री वाले टॉपिक में से नेक्स्ट टॉपिक मुगल साम्राज्य शुरू करते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? तो बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतुलुक निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 12 वर्ष की अल्पायु में 1495 ईस्वी में फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। मुगल शासक बाबर द्वारा लिखित पुस्तकें किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधित घटनाओं का एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। ये किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु ये सम्मान फारसी को प्राप्त थी। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। उसके साहस एवं धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है। किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये चारबाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है, तो सही है। और लाल बलुआ पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित काले व श्वेत संगमरमर गुंबद से बना यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा था। इस मकबरे के परिध मतलब चारों तरफ एक बाग की रचना हुई थी, जिस कारण इसे भारत में चार बाग शैली का पहला बाग मकबरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली ये दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमलिखित नहीं है? तो हुमायूं का मकबरा औरंगजेब ये सुमलिखित नहीं है। बाकी एतमाद उल दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। किला एक कुन्हा मस्जिद शेरशाह ने बनवाई। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया। गुलबदन बेगम का रचित ग्रंथ है, तो हुमायूं नामा है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उनका जन्म 1523 ईस्वी में और मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। अकबर उनका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा है कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति में से लिखा था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन भी किया है। हुमायूं नामा किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा? तो गुलबदन बेगम ने। फरीद जो बाद में बादशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो जौनपुर से। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। और 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया और विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला आया,
जो पूर्व के सिराज नाम से प्रसिद्ध है। निम्न में से किस शासक ने चांदी का सिक्का रुपया प्रारंभ किया? तो शेरशाह ने। शेरशाह ने मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी व नागरी लिपि में अंकित होता है। उनको सही कालक्रम से जमाना है तो सबसे पहले तो चौराहा का युद्ध हुआ, फिर हुआ चौसा का युद्ध, और फिर हुआ कन्नौज का युद्ध, और फिर शेरशाह की मालवा विजय हुई। व्याख्या देखते हैं इसकी। 1532 में शेरशाह ने गोमती के तट पर स्थित चौराह देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय में शेर खां शेरशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्कों पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं ने शेरशाह को पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। निम्न तथ्यों में से कौन सा ऐसा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये नहीं है। बाकी प्रशासनिक एकता और कानूनों की एकरूपता सही है। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न सही है और अकबर की धार्मिक नीति सही है। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत के बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अकबर का भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न उसकी समान शासन व्यवस्था, समान अर्थ और लगान व्यवस्था, समान कर व्यवस्था, सभी की योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की सुविधा और राजपूतों से विवाह संबंध और सम्मान की रीति, सभी धर्म के समान सुविधा और आदर को धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयत्न। फारसी भाषा को राजभाषा बनाना, किंतु सभी भाषाओं की प्रगति में सहयोग, विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति तथा कला विधियों के समन्वय और प्रयत्न, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न आदि सभी ऐसे कार्य थे जो राष्ट्रीय हित और प्रगति के आधार पर किए गए थे। इस कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया गया। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो अकबर ने। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन दयशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित है? तो टोडरमल। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 में आईन दयशाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था की स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था। उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उसके प्रचलित मूल्य का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारियों के नाम से जानी जाती थी। उसका नाम क्या था? टोडरमल। अकबर द्वारा आईन दयशाला किस वर्ष लागू की गई? तो 1580 में। और कथन और कारण देखिए। अकबर ने दयशाला पद्धति को 1580 में लागू किया, राइट है। 1580 के बाद उसने संपूर्ण साम्राज्य में दयशाला व्यवस्था को लागू किया, राइट है। दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ तो वो फैजी था। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों को रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां और बदायूनी, अबुल फजल तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयास से किया गया।
इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फेजी ने लीलावती का और अबुल फजल ने कालियादमन का फारसी में अनुवाद किया। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अबुल फैजी ने। किसने अकबरनामा लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 7 वर्षों में लिखी गई 1591 से 98 ईस्वी की यह पुस्तक 3 जिल्दों में बटी है। इसकी आखिरी जिल्द आईने अकबरी पुनः 5 भागों में बटी है। ये पुस्तक अकबरकालीन शासन प्रणाली तथा मुगल आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें अंतिम भाग में अबुल फजल की जीवनी वर्णित है। आइन 5 भागों में दफ्तर का संकलन है। इसमें पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार उसके रख रखाव से ताल्लुक़ रखती है। दूसरा भाग सिपह आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन व नौकरों की व्यवस्था के बारे में है तथा तीसरा भाग मुल्क आबादी के साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं को, राजस्व की दरों के आंकड़ों को विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे है? तो पुस्तक के भाग से है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो नस्त तिलक थी। नस्त तिलक अकबर की पसंदीदा शैली थी। यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे, सपाट, प्रभावी ढंग से लिखा जाता था और 5-10 मिमी की नोक वाले छटे हुए सरकंडे, जिस कलम का कहा जाता था, के टुकड़े के शाही में डुबोकर लिखा जाता था। अकबर के दरबार में सबसे अच्छे सुलेख में एक कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को इसके अक्षरों के विरुद्ध समानुपातिक घुमाव के कदरदानी में इसको जरीन कलम, सोने की कलम खिताब से नवाजा गया। मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? तो फारसी भाषा में। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना किस शासन से की गई? तो अकबर के शासन से। मुगल काल में हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट काल था, जिसमें मलिक मोहम्मद जालिसी, तुलसीदास, अब्दुल रहीम खान काना तथा बीरबल। अकबर के काल में प्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने इस समय रामचरितमानस की रचना की। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दशवंत था। अकबरकालीन चित्रकारों का नाम अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में गिनाए हैं। दशवंत, वसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक कलमक, माधु, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, हरिवंश। दशवंत, जो एक कहार का बेटा था, के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया। किंतु बाद में ये महान चित्रकार मानसिक रूप से विकसित हो गया और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। इसमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार के चित्रकार के उस्ताद थे? तो ख्वाजा अब्दुल समद थे। अकबर की चित्रकारी के विकास हेतु अब्दुल समद के नेतृत्व में एक अलग विभाग, तस्वीर खाना चित्र विभाग का निर्माण करवाया। उसमें मधुर एवं कोमल चित्र शैली के फलस्वरूप उन्हें अकबर के शीरी कलम की उपाधि दी। निम्न चित्रकारों में से किसे शीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई? तो अबुल समद को। दीन इलाही क्या है? तो अकबर द्वारा निर्धारित एक धार्मिक पंथ है। अकबर ने 1582 में ईस्वी में तौहीन इलाहिया, दीन इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था।
राजा भगवान दास और राजा मान सिंह ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। विंसेंट स्मिथ के अनुसार दीन ए इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, बुद्धिमानी का नहीं। दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल से हुई थी? तो ये अकबर के शासनकाल से हुई थी। दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, उसकी बुद्धिमानी का नहीं। ये विधान किसने दिया था? तो विंसेंट स्मिथ ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में रहता था। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहाँ से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की और उसने राजा मानसिंह द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो ग्वालियर से प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था? तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। ध्यातव्य है कि दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 का शासन था। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1533 से 1603 ईस्वी था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमलिखित नहीं है? अकबर द्वारा उठाए गए कदम क्रियान्वयन का वर्ष? तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन 1562। अकबर द्वारा उठाए गए कदम: 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त, प्रयाग और बनारस आदि तीर्थ स्थानों पर 1564 में जिजिया कर समाप्त। निम्न मुस्लिम शासकों में से किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो अकबर ने। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? तो फतेहपुर सीकरी में। आगरा से 23 मील की दूरी पर सीकरी नामक एक गांव स्थित है। ये प्रसिद्ध सूफी शेख सलीम चिश्ती रहते थे, जिनके दर्शन हेतु तो अकबर प्राय सीकरी जाया करता था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें यही स्थित है। यहाँ स्थित प्रमुख इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिष की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि है। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा। निम्नलिखित में से कौन सी इमारतें फतेहपुर सीकरी के हरम सरा खंड का हिस्सा थी? तो जोधाबाई का महल है, पंचमहल है, मरियम का महल है और बीरबल का महल है। तो उपयुक्त सभी। पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर का मुकाबला किससे हुआ? तो हेमू से। अकबर ने बैराम खां के संरक्षण में अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू को पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पराजित किया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पानीपत की दूसरी लड़ाई में एक दूसरे के आमने सामने प्रतिद्वंदी थे? तो अकबर और हेमू। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान? तो अब्दुल रहीम खान खाना का। अकबर के काल में हिंदी काव्य के स्वर्ण काल कहा जाता है। इस युग में हिंदी केवल हिंदू को ही धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी समवयस्क अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी की राजस्थानी के मर्मज्ञ अब्दुल रहीम खान खाना इन सब में मुख्य स्थान रखते थे। हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास खान खाना के सम्मान के उल्लेख के बिना अधूरा है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है रहीम सस्सई दोहों का संग्रह है। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया? तो अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्गीय इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी पे बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम की राजदूत सर टॉमस रोक किस वर्ष भारत आए? तो 1615 में। 1608 में हॉकिंस को अंग्रेज कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु
मुगल सम्राट जहांगीर के पास राजदूत बनाकर भेजा गया। सर थॉमस रो 1615 से 1619 ब्रिटेन राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 को सूरत पहुंचे। जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। निम्न में से कौन सा युग्म सुमलिखित नहीं है? तो अकबर थॉमस रो ये सुमलिखित नहीं है, बाकी जो जहांगीर विलियम हॉकिंस सुमलिखित है। शाहजहां ट्रेवेनियर और औरंगजेब मनुची सुमलिखित है। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। पित्रातुरा का आरंभ किसने किया? तो जहांगीर ने। एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत थी। मुख्य मकबरा श्वेत संगमरमर का है। इस मकबरे का अपना विशिष्ट स्थान है। ये पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर में बनाई गई है। इसमें गुदाई और संगमरमर के अलावा पित्रातुरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया। संगमरमर की खुदाई कर उनमें चमकीले पत्थर को जड़ना और अलंकृत करना ही पित्रातुरा है। निम्न में से किस मुगल कालीन इमारत में पित्रातुरा का प्रथम बार प्रयोग हुआ? तो एतमादुल्ला के मकबरे में। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। उसके काल में चित्रकार व स्वर्णकार की कला का कलात्मक संयोग हुआ। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल व लाल किला प्रमुख है। निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं करवाया गया? तो बुलंद दरवाजे को नहीं करवाया गया। बाकी ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद को करवाया गया। बीबी का मकबरा का निर्माता औरंगजेब है। भारत में बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में अवस्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम रबिया उल दौरानी की याद में 1678 ईस्वी में कराया गया। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए क्योंकि वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 तक दक्कन का गवर्नर रहा तथा 1652 में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया था, जिस पर वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा। ए एवं बी के व्याख्यान को पढ़े और कूट का सही उत्तर दीजिए। तो सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे और सभी मुगल शासक के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे। ये वर्गीकरण दोनों सही है। मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपने शासनकाल में प्रारंभ किया। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ असैनिक अधिकारियों को भी मनसब प्रदान किया जाता था। अबुल फजल के आईने अकबरी से ज्ञात होता है कि मनसबदारों की 66 श्रेणियां थी। ये श्रेणियां 10 से लेकर 10,000 तक होती थी, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल 33 श्रेणियां प्रचलित थी। सोलहवीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। सड़क ए आजम ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह द्वारा निर्मित सबसे लंबी सड़क थी। यह सोनार गांव पूर्वी बंगाल से होकर प्रातः अटक पंजाब नामक स्थान पर समाप्त होती है। कालक्रम के अनुसार है तो सबसे पहले कालिदास, फिर कबीरदास, फिर सूरदास, फिर तुलसीदास, फिर गालिब। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम ये तो देख लिया। वह कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी? तो बाबर और जहांगीर ने लिखी। बाबर ने तुझे के बाबरी या बाबरनामा नाम से तथा जहांगीर ने तुझे के जहांगीरी नाम से आत्मकथा लिखी। मुगलों के दरबारी भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित
अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषाओं की अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। मुगल साम्राज्य में जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था जागीरदारी संकट। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहाँ निर्वासित किया गया? तो रंगून जेल में। बहादुर शाह जफर 1575 से 1862 में भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे और उर्दू में के माने हुए शायर थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय संग्राम भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून जेल बर्मा म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हुई। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो ढाका बंगाल था। जामदानी बंगाल के सबसे महीन मलमल वस्त्र है। प्राचीन काल में बंगाल में जामदानी साड़ियाँ स्त्रियों की प्रिय वस्तु रही थी। आज भी बांग्लादेश के नारायणगंज जिले में दक्षिण रूपसी में जामदानी का उत्पादन होता है। जामदानी को बुनने की कला को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। पंडित जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार में राजकवि थे? तो शाहजहाँ के। गंगा लहरी रस गंगाधर के लेखक पंडित जगन्नाथ शाहजहाँ के राज्य कवि थे और उन्होंने इनके अतिरिक्त चिंतामणि, कविंद्राचार्य और सुंदरदास आदि अनेक हिंदू लेखक भी उनके दरबार में थे। औरंगजेब के काल के लेखकों उनकी रचनाओं में सम्मिलित नहीं है। तो मोहम्मद साकी खुलासा तवारीख नहीं है। तो मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा सही है। भीमसेन नुस्खा है बिल्कुल सही है। ईश्वरदास फतुहात है आलमगीरी सही। सुजान राय भंडारी द्वारा लिखित खुलास उत तवारीख रचना में महाभारत काल से लेकर शाहजहाँ की मृत्यु तक का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार। मुगल कालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण थे तो मंसूर। उस्ताद मंसूर जो बादशाह के नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की। उस्ताद मंसूर दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों और अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। उसकी महत्वपूर्ण कृति में साइबेरिया का बेला सारस एक बंगाल का एक पुष्प था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके काल में हुआ? तो शाहजहाँ के काल में। शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1648 ईस्वी में की। वहाँ अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। वह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिम द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा और दक्षिण द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण तो औरंगजेब ने करवाया। किस भारतीय स्मारक को हाल ही में विश्व हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो लाल किले को। मुगल प्रशासन में मुख्य सुदूर क्या था? तो धार्मिक मामलों का मंत्री था। धार्मिक मामलों का मंत्री। सद्र उल सुदूर यह सम्राट के धार्मिक सलाहकार के साथ उलेमा के ऊपर कड़ी नजर रखता था। शिक्षा और दान और न्याय विभाग पर निगरानी रखता था। इस धार्मिक विभाग का कार्य शरीयत की रक्षा करना था। मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? तो दीवान आला। दीवान या वजीर या वित्त मंत्री ये वित्त विभाग का राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता था। वह शाही खजानों का प्रबंधक समस्त आय व्यय के प्रति उत्तरदायी होता था। इसे शाहजहाँ के समय में विशेष स्थान प्रदान कर दीवान कुल दीवान आला कहा गया। अन्य मंत्री को दीवान कहा गया। मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? मीर बख्शी। मुगल काल में मीर बख्शी
सैन्य विभाग का प्रधान था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने और सिपाहियों को मुआयना करने का काम भी उसी के जिम्मे था। वह सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों को मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में मीर बख्शी होते थे जो मीर बख्शी पर नियंत्रण का कार्य करते थे। उश्र क्या था? तो उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। उश्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। खिराज मुसलमानों पर लगाया गया भू राजस्व। खम्स लड़ाई में हासिल लूट का माल। ताजमहल का वास्तुकार तो उस्ताद ईसा था। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित मकबरा ताजमहल का निर्माण शाहजहां की देखरेख में उस्ताद ईसा खान ने संपन्न करवाया था, जबकि मकबरे की योजना उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की थी। शाहजहां ने लाहौरी को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। ताजमहल के अंदर के भाग में पित्रा शैली का सुंदर सजावट का काम किया गया है। इस मकबरे का निर्माण कार्य 1631 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। शाहजहां ने इस मकबरे को अपना प्रिय बेगम मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनाया। ताजमहल पर कुरान की आयतें उत्कीर्ण इस पर उत्कीर्णन का कार्य अमानत खान शिराजी ने किया था। हुमायूं व खान खाना के मकबरे की वास्तुकला से प्रेरित होने वाले ताजमहल के वास्तुकार तो उस्ताद अहमद। ताजमहल की कुरानों की आयतें लिखने वाला सुलेखक कौन था? तो अब्द अल हक अमानत खान शिराजी था। ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में और किसके शासनकाल में किया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में। मध्यकालीन भारत में पाई काश्त किन्हें कहा जाता था? तो उत्तरी भारत में भूमिहीन किसान को पाई काश्त कहा जाता था। मुगल काल में किसानों को दो किस्में हैं, खुद काश्त और पाही काश्त। खुद काश्त किसान उन्हीं गांवों में रहते थे जिनकी जमीन थी, और पाही काश्त वे खेतीहर थे और गांव के ठेके पर खेती करने आते थे। मुगल काल में खुद काश्त व पाही काश्त क्या थे? तो किसान के प्रकार थे। किसानों के प्रकार थे। पोलज, परती, चांचर, बंजर भूमि किस काल से संबंधित थी? तो मुगल काल से। आईन अकबरी के अनुसार अकबर ने जमीन के वर्गीकरण के हिसाब से राजस्व निर्धारित किया था। पोलज वह जमीन थी जिसमें एक के बाद एक फसल की सालाना खेती होती थी। परती वह जमीन थी जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी। चांचर वह जमीन थी जो 3 या 4 वर्ष तक खाली रहती। तब बंजर वह जमीन थी जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों तक खेती नहीं की गई हो। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? तो परगना था। निम्नलिखित में से किस शासक की सैन्य अभियान के दौरान आकस्मिक विस्फोट से मृत्यु हुई? तो शेरशाह सूरी की। किस वर्ष बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं ने स्थान लिया? तो 1530 में। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार से संबंधित नहीं है? तो बिशनदास नहीं है, बसावन, सैयद अली और मुकुंद है। मुगल सम्राटों में जहांगीर के समय चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अका रिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार दौलत मनोहर, फारूक बेग, बिशनदास, अबुल हसन और मंसूर थे। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो सैयद अली और अब्दुल समद थे। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया? तो शाहजहां के शासनकाल में। निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उल जमा की उपाधि दी? तो अबुल हसन को। अबुल हसन ने तुझे के जहांगीरी को के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया। उन्हें बादशाह ने नादिर उल जमा की उपाधि दी। निम्नलिखित नहीं है
तो आराम बाग आगरा में है, ये सुमलिखित है। निशांत बाग श्रीनगर में अकबर ने बनाया, तो ये सुमलिखित नहीं है। निशांत बाग अकबर ने नहीं बनाया था श्रीनगर में। आराम बाग आगरा में बाबर ने बनाया, सही है। शालीमार बाग लाहौर में जहांगीर ने बनाया, सही है। पिंजौर बाग पंचकुला में औरंगजेब ने बनाया, सही है। निशान बाग को जहांगीर की पत्नी नूरजहां के भाई आसिफ खान ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में बनवाया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग जम्मू कश्मीर का निर्माण करवाया। पिंजौर बाग पंचकुला हरियाणा का निर्माण औरंगजेब व उसके चाचा भाई नवाब फिरदासी खान ने करवाया था। आराम बाग का निर्माण बाबर ने 1528 में आगरा में करवाया था। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल से 1526 को पानीपत हरियाणा का प्रथम युद्ध जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी रहा। भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदार के संख्यात्मक पद नामों को दर्शाता है? तो जात और सवार। किस शासक से पराजित होने के पश्चात हुमायूं ने 15 वर्षों के लिए निर्वासित होना पड़ा? तो शेरशाह से पराजित होने के पश्चात। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया? तो जिन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ट्रेवलिंग करने यहाँ पे 6 बार भारत आया। जिन बैप्टिस्टे ट्रेवेनियर फ्रांसीसी यात्री जिन बैप्टिस्टे ने 1638 से 1663 के बीच भारत की 6 बार यात्रा की। इसने अपने यात्रा विवरण ट्रेवल्स इन इंडिया में शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया। मुगल शासन प्रणाली में दीवान तन नामक अधिकारी वेतन संबंधित मामलों को देखता था। अकबर ने वजीर पर नियंत्रण रखने के लिए दीवान तन नकद वेतन के लिए नियुक्ति की। अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि थे? तो अबुल फजल थे। अकबर के नवरत्न में अबुल फजल अकबर का मुख्य सलाहकार, फैजी अकबर का राजकवि, अब्दुल रहीम खानकाना प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के विद्वान, तानसेन संगीत सम्राट, बीरबल महेशदास वाग्पटुता के लिए प्रसिद्ध, मानसिंह आमेर के शासक बारमल के पुत्र, हकीम हुक्काम रसोई घर में प्रधान, टोडरमल जाप्ती प्रथा के जन्मदाता, मुल्ला दो प्याजा प्याज खाने के लिए प्रसिद्ध। किस मुगल सम्राट ने दीनपनाह नगर की स्थापना की? तो वो हुमायूं ने की। मुगल सम्राट हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे दीनपनाह नगर की स्थापना की। कौन से वक्तव्य सही है? तो मुगल सेना की अकुशलता नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। खुर्रम द्वारा जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया गया। तो किसके कारण नहीं किया गया? कंधार पर। मुगल सेना की अकुशलता। तो मुगल सेना की अकुशलता तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि मुगल सेना कुशल थी, इसीलिए उसने पूरे भारत पर शासन किया। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच करने से इनकार, तो ये तो सही है। अभियान आयोजित करने में कठिनाई, ये भी सही है। अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड, ये भी सही है। कौन से वक्तव्य सही है? तो अफगान विद्रोह अकबर ने राजपूतों से सहयोग व मित्रता की अपेक्षा क्यों की थी? देखना, अकबर अफगान विद्रोह को दबाने के लिए नहीं, वो तो इस काबिल तो खुद ही था कि वो खुद ही दबा सके। नहीं, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए, हाँ, इसके लिए उन्होंने राजपूतों का सहयोग लिया था। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने के निर्माण के लिए नहीं, इसके लिए नहीं। भारत में आक्रमण करने वाली विदेशी जातियों को हराने के लिए, तो नहीं, इसके लिए भी नहीं। इन स्मारकों का उनके निर्माण कालक्रम के अनुसार कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले आगरा का किला बना, फिर फतेहपुर सीकरी बना, फिर ताजमहल बना, फिर इंडिया गेट बना। मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए वो कौन था? तो हुमायूं था। तो ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स।